जिनको भी शंका है डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान निर्माता होने के बारे में, उन लोगों ने कुछ मत पढ़िए 17 नवंबर 1949 से लेकर तो 25 नवंबर 1949 तक के संविधान सभा के भाषण पढ़िए। जितने भी लोगों ने भाषण दिया, कुछ अपवादों को छोड़कर संविधान निर्माण का श्रेय संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर को दिया जाता है। आडवा जी ने भाषण दिया था 1996, पुरानी बात हो गई, भाषण दिया था रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी में। इतने सारे विघटनवादी तत्व इस देश में विद्यमान होने के बाद भी यह देश अखंड है, एकात्म। इसका सारा श्रेय डॉक्टर BR आम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आडवाणी जी करे। जिसको चाहिए तो 1996 का लाल कृष्ण आडवाणी जी का रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी में दिया गया भाषण ढूंढ लीजिए, आप ढूंढ लीजिए। इसका सर आज भी भारत एक में बांधे रख सकता है। मैं ये कहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है। कुछ बातें विपरीत होती हैं, कभी कभी संविधान के विरोधी होती है, इसका मतलब संविधान खराब है ऐसा इसका अर्थ नहीं होगा। बल्कि यह मैं कहना चाहूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि मैं कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ व्यक्ति, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में संविधान को कार्यान्वित करने की सत्ता है, वह व्यक्ति अधम था, वह व्यक्ति नीच था। इसलिए इतना अच्छा संविधान होने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। संविधान बुरा नहीं है, तो कार्यान्वित करने वाली व्यक्ति अधम थी। यह थे डॉक्टर BR आम्बेडकर। और इस प्रकार से मसौदे पर चर्चा आरंभ हुई। 4 नवंबर 1948 से यह चर्चा 25 नवंबर 1949 तक चलती रही। प्रक्रिया क्या थी? प्रक्रिया ये थी कि मसौदे में प्रस्तुत प्रत्येक अनुच्छेद संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता था, उस पर संशोधन प्रस्तुत किए जाते थे। अनुच्छेद प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर आम्बेडकर क्योंकि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसके पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि 4 नवंबर 1948 को मसौदा प्रस्तुत हुआ। 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के मान्यवर सदस्य TT कृष्णमाचारी भाषण देते हैं और वो कहते हैं हमने मसौदा समिति तो बनाई, मसौदा समिति बनाई, कब बनाई? 29 अगस्त को। परंतु यह मसौदा समिति का नहीं है, यह मसौदा केवल डॉक्टर आम्बेडकर का है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? TT कृष्णमाचारी। कहाँ कह रहे हैं? संविधान सभा में कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? 7 सदस्य थे, एक सदस्य की त्यागपत्र दे दिया, जगह नहीं भरी गई। एक सदस्य की मृत्यु हुई, जगह रिक्त रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए, आए ही नहीं। एक सदस्य राजनीति में व्यस्त हो गए और 2 सदस्य प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण दिल्ली से दूर होने की वजह से मसौदा समिति के कार्य में सहभागी नहीं हुए। 6 चले गए, रहे कौन? केवल डॉक्टर आम्बेडकर रहे। और केवल डॉक्टर आम्बेडकर रहे, यह संविधान सभा में कहा गया है, जिसका प्रतिवाद मसौदा समिति के सदस्यों ने भी नहीं किया। बड़ा क्षीण सा प्रतिवाद अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने किया और अपना क्या योगदान है ये बताया, परंतु व्यापक रूप से इसका प्रतिवाद नहीं हुआ है। और इसीलिए पूर्व में योगदान तो है ही, मसौदे के निर्माण केवल डॉक्टर आम्बेडकर का है। इसीलिए मैं डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहता हूँ। मसौदे के निर्माण में और फिर मसौदे के निर्माण के पश्चात 4 नवंबर 1948 से डॉक्टर आम्बेडकर का रोल बदल जाता है। पहला रोल कंट्रीब्यूशन का था समितियों में, संविधान सभा में। दूसरा रोल संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष में संविधान का ड्राफ्ट बनाने का था। और अब तीसरा रोल जो है उसको कहते हैं
पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि संविधान सभा हर एक अनुच्छेद पर डिस्कशन हुआ, उसके खंड पर डिस्कशन हुआ, उसके उपखंड पर डिस्कशन, एक एक वाक्य पर डिस्कशन। क्या आप सोच सकते हैं कि संविधान सभा में संशोधन रखा गया कि यहाँ यह फुल स्टॉप क्यों है, यहाँ यह कॉमा क्यों है, यहाँ एंड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है और शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार के संशोधन रखे गए, कितनी गहरी गंभीर चर्चा हुई होगी, आप सोच लिए। यह चर्चा कब से शुरू हुई? 4 नवंबर 1948 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक यह चर्चा निरंतर चलती रही। और चर्चा फिर कैसे थी, प्रक्रिया क्या थी? डॉक्टर आम्बेडकर अनुच्छेद रखते थे, संशोधन प्रस्तुत होते थे। अनुच्छेद रखते समय डॉक्टर आम्बेडकर प्राथमिक भाषण देते थे, कभी कभी नहीं देते थे, कभी कभी वह स्वयं संशोधन रखते थे। संशोधनों पर चर्चा होती थी। संशोधनों पर चर्चा होने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर उस चर्चा का जवाब देते थे, कभी देते थे, कभी नहीं भी देते थे। और फिर अंत में अध्यक्ष महोदय उनसे पूछते थे, क्या यह संशोधन डॉक्टर आम्बेडकर आपको मान्य है? डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। संविधान सभा उस संशोधन को स्वीकार करती थी और उस संशोधन के साथ वो अनुच्छेद स्वीकृत होकर संविधान का हिस्सा बनता था। यदि डॉक्टर आम्बेडकर कहते कि मैं इस अनुच्छेद को अस्वीकार करता हूँ, तो संविधान सभा उस संशोधन को अस्वीकृत करती थी एक मत से। जिसने संशोधन रखा उसका संशोधन पर मतदान करते समय भी वह सदस्य विरोध में मत नहीं दिया उसने कहीं पर भी। सारे ही अनुच्छेद एक मत से पारित हुए। जिनके संशोधन अस्वीकृत हुए उन्होंने भी विरोध में मतदान नहीं किया। इसको कहते हैं पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर आम्बेडकर का कहना सही है, मैं इस अस्वीकृति को स्वीकार करता हूं और मैं अपना वोट इसके अनुकूल देता हूं। और ये पायलटिंग सबसे महत्व का था। 299 सदस्यों की संविधान सभा जो हाईली क्वालिफाइड थी, संविधान के ज्ञाताओं की सभा थी। उस संविधान सभा में सारे ही संविधान के अनुच्छेदों को बिना किसी विरोध के स्वीकार करना, यह ड्राफ्ट से भी बड़ा महत्वपूर्ण काम था और इसको कहते हैं पायलटिंग। तो इस प्रकार से कभी कभी उदाहरण दिया जाता है, बड़ा मज़ेदार उदाहरण है। मैं विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, मगर उदाहरण के तौर पर बात समझ में आए इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी कभी डॉक्टर आम्बेडकर की संशोधन को अस्वीकृत करते थे, सिर्फ कहते थे कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता, हो गया। तो जिसका संशोधन अस्वीकृत होता था वो सदस्य कहता था, अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन अस्वीकृत हुआ, इसका मुझे दुख नहीं है, मगर मैं डॉक्टर आम्बेडकर से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा संशोधन अस्वीकृत किया गया। सुनना चाहता हूं डॉक्टर आम्बेडकर को संशोधन अस्वीकृत क्यों। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं डॉक्टर आम्बेडकर को, मगर आई एम सॉरी आई कैंट कंपेल हिम टू स्पीक। मैं उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आप बोलिए, उनकी इच्छा है, बोलेंगे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि जिसका संशोधन अस्वीकृत हुआ वह भी डॉक्टर आम्बेडकर को सुनना चाहता था। अपना संशोधन अस्वीकृत होने के पश्चात भी किसी भी सदस्य ने उस प्रस्ताव पर विरोधी मत नहीं दिया। वो संशोधन भी सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ और अनुच्छेद सर्वसम्मति से स्वीकृत होते गया। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी मान्यता ये है, मेरी नहीं, संविधान सभा डिबेट जिसने भी पढ़े उन सारे लोगों की मान्यता यही है कि ड्राफ्ट बनाने से भी अधिक महत्व का काम पायलटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें केवल डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका प्रधान है। केवल डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका प्रधान है। इसीलिए पहला कंट्रीब्यूशन समितियों में, संविधान सभा में, दूसरा ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा पायलटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इन भूमिकाओं के चलते उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। पायलटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक कंट्रोवर्सी को चलते चलते मैं उसको भी रिजॉल्व करना चाहता हूँ, उसका जवाब देना चाहता हूँ। केवल बी एन राव के संबंध में कंट्रोवर्सी नहीं है,
उद्देशिका के संबंध में भी कंट्रोवर्सी है। व्हाट्सएप एकेडमी में ये चर्चाएं चलती रहती है। उद्देशिका डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट नहीं की, उद्देशिका तो पंडित जी नेहरू ने ड्राफ्ट की, या कंट्रोवर्सी भी चलती है। उसका भी जवाब मैं चलते चलते आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जानकारी रहे। यह बात संविधान सभा में कही गई है। 17 अक्टूबर संविधान सभा का दूसरा वाचन शुरू हुआ, 17 अक्टूबर 1949 को। पहला वाचन कंप्लीट हो गया था, दूसरा वाचन शुरू हुआ, और उसी दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की उद्देशिका संविधान सभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की। अब ध्यान दीजिए, संविधान सभा में ध्येय और उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। वो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उसकी डेट आज मुझे अवेलेबल नहीं है। स्वीकृत हुआ, एक स्वीकृत हुआ प्रस्ताव फिर से रखा नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि उद्देशिका कुछ नहीं है। प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा के एक मान्यवर सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य, सारी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में नहीं गई थी, कुछ मुसलमान भारत में भी रह गए, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। सदस्य मौलाना हसरत मोहानी, बड़े प्रसिद्ध सदस्य रहे संविधान में, बहुत योगदान रहा उनका, उठकर खड़े हो गए और कहने लग गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव जो हमने स्वीकृत किया था वह यह प्रस्ताव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कुछ अलग रख रहे हैं हमारे सामने, जिसका मैं विरोध करता हूँ। मैं वो विरोध को स्वीकार करता हूँ इसलिए कि वो मानते हैं ये उद्देशिका का प्रस्ताव यह उस प्रस्ताव से भिन्न है, यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ड्राफ्ट किया गया प्रस्ताव है, और इसीलिए उद्देशिका भिन्न है ध्येय और उद्दिष्ट के प्रस्ताव से। इस उद्देशिका पर संशोधन रखे गए, बड़े महत्वपूर्ण संशोधन थे, और पहला संशोधन एच.वी. कामत जी ने रखा। उन्होंने रखा कि इस उद्देशिका का आरंभ इन द नेम ऑफ गॉड इस शब्दों से होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अध्यक्ष महोदय से, महोदय मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर का अस्वीकार मतलब संविधान सभा का अस्वीकार। डॉक्टर अंबेडकर रिक्वेस्ट करते हैं अध्यक्ष को कि कृपया कामत जी से कहिए कि प्रस्ताव विड्रॉ करे। अध्यक्ष कहते हैं मैंने कामत जी से कहा है प्रस्ताव विड्रॉ करे, कामत जी प्रस्ताव विड्रॉ नहीं करना चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता। कामत जी का आग्रह है कि प्रस्ताव को होट लिया। ये एक ही संशोधन ऐसा है जिस पर होटिंग हुआ है सारी संविधान सभा में, और कामत जी का प्रस्ताव 41 अगेंस्ट 68 मतों से पराजित हुआ, और ईश्वर अल्लाह गॉड संविधान में नहीं आया। रोका डॉक्टर अंबेडकर ने, क्योंकि उनका कहना था कि संविधान में लोक सर्वोपरि है, लोगों से ऊपर कोई नहीं है, यह संविधान धर्मनिरपेक्ष है, संविधान में उद्देशिका में ईश्वर अल्लाह गॉड की कोई जगह नहीं है। एक ही प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव आया, कांग्रेस का बहुमत है, ध्यान में रखिए। दूसरा प्रस्ताव आया, शिब्बन लाल सक्सेना करके थे कांग्रेस के दिग्गज सदस्य, उन्होंने रखा मैं गॉड और गांधी की प्रेरणा इनके साथ संविधान की, क्योंकि गांधी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके नेतृत्व में संघर्ष किया है, और उनकी प्रेरणा के बगैर यह संविधान बनेगा नहीं, इसलिए गांधी जी का उल्लेख उद्देशिका में आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा गांधी बड़े हैं, आपके लिए सबके लिए हो सकते हैं, गांधी के योगदान को मैं नकारता नहीं, मगर गांधी इतने बड़े नहीं हैं कि वो लोगों से ऊपर है, गांधी इतने बड़े नहीं हैं कि संविधान से ऊपर है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का भी विरोध करने वाला हूं, वो अध्यक्ष को कहते हैं। बड़ी मुश्किल हो गई, अंबेडकर विरोध करने वाले, क्या करे, कांग्रेस का बहुमत संविधान सभा में, सीनियर सदस्य आचार्य कृपलानी जी सीनियर सदस्य सक्सेना जी से कहते हैं, सक्सेना जी अभी गॉड को तो हमने नकार, संविधान सभा ने नकार दिया, अब गांधी जी को क्यों खींचते हो इस विवाद में, गांधी जी को मत खींचो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव पीछे ले लीजिए। सक्सेना जी आचार्य कृपलानी जी का अनुरोध मानकर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं व्यक्ति पूजा का विरोधी हूं, कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति भारत के लोगों से बड़ा नहीं है। व्यक्ति बड़े होते हैं, लोग बड़ा करते हैं, इसलिए लोग उस बड़े को निर्माण करते हैं, लोगों से वह व्यक्ति बड़ी नहीं होती। और मैं व्यक्ति पूजा का विरोध करता हूँ, इसलिए गांधी आपके लिए कितने भी महान हो, संविधान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, गांधी जी को नकारा जाता है। पढ़िए, ये संविधान सभा डिबेट्स में लिखा गया है, जहां पर कांग्रेस का बहुमत था, और इस प्रकार से उद्देशिका बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुई। जिनको तुलना करनी है तो वो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 का प्रस्ताव संविधान सभा डिबेट्स में है। उद्देशिका तो संविधान में आपको मिल जाएगी, दोनों पास में रखिए और देखिए कि समानताएं कितनी है, असमानताएं कितनी है, और किस प्रकार से उद्देशिका को ड्राफ्ट किया गया है। तो इस प्रकार से 17 अक्टूबर 1949 को दूसरा वाचन शुरू हुआ। यह दूसरा वाचन 17 नवंबर 1949 तक चलते रहा। इस दूसरे वाचन के दरमियान संविधान निर्माण का कार्य करीब करीब पूरा हुआ। संविधान को संविधान सभा ने अनुमति दे दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। साधारणतया संसद में कोई भी प्रस्ताव दूसरे वाचन के बाद पूरा हो जाता है, दूसरे वाचन में स्वीकृति मिल जाने के पश्चात, परंतु फिर भी तीसरा वाचन अनिवार्य होता है। तीसरा वाचन, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, 3 वाचन होना चाहिए, और फिर तीसरा वाचन केवल औपचारिकता रहता है। सारा तो काम पूरा हो जाए, तीसरा वाचन केवल औपचारिकता रखता है। यह तीसरा वाचन 17 नवंबर 1949 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। सारे ही सदस्य टोटल संविधान पर बात करते हैं, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर बात करके उनको क्या अच्छा लगा, क्या और अच्छा होना चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। और इस दरमियान जिनको भी शंका है डॉक्टर आम्बेडकर के संविधान निर्माता होने के बारे में, उन लोगों ने कुछ मत पढ़िए, 17 नवंबर 1949 से लेकर तो 25 नवंबर 1949 तक के संविधान सभा के भाषण पढ़िए। जितने भी लोगों ने भाषण दिया, कुछ अपवादों को छोड़कर संविधान निर्माण का श्रेय संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर को दिया जाता है। यह अधिकृत प्रलेख है, पढ़िए ना भाई, आप हवा में बात क्यों करते हो, पढ़िए। 17 नवंबर 1949 से लेकर 25 नवंबर 1949 तक के भाषण आप पढ़िए। मैं कुछ सदस्यों ने जो कहा है संविधान सभा में, वो तारीख के साथ, तिथि के साथ आपको बताना चाहता हूं कि संविधान सभा में सदस्य क्या कहते हैं। पहली बात, 21 नवंबर 1949 की बात मैं कहता हूं। संविधान सभा में यज्ञ खांडेकर नाम के सदस्य थे। आम नागपुर के लोगों को यह नाम परिचित होना चाहिए, क्योंकि वह नागपुर का प्रतिनिधित्व करते थे। यज्ञ खांडेकर उस समय नागपुर मध्य प्रांत वराड़ में था। वो अपने आप को हरिजन कहते थे, गांधी जी के भक्त थे, कांग्रेस के सदस्य थे। फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में क्या कहते सुनिए। गांधी जी के भक्त डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में क्या कहते सुनिए। आज हम स्वतंत्र भारत का संविधान बना रहे हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा की छत्र छाया में हम ये संविधान बना रहे हैं। कौन कहते हैं? यज्ञ खांडेकर। यदि अनुमति हो तो श्रीमान, मैं इस संविधान को महार संविधान कहूंगा। क्या कहते खांडेकर? मैं इस संविधान को महार संविधान कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर महार जाति के व्यक्ति है। उस समय डॉक्टर आम्बेडकर महार थे। गवई न्यायमूर्ति गवई साहब को मैं बताना चाहूंगा, मैं लिखने वाला हूँ, इस पर एक किताब में लिख रहा हूँ, उसमें लिखने वाला हूँ, संविधान निर्माता को भी संविधान सभा में महार कहा गया। ये बताना, यहां गौरव से कहा गया, मगर फिर भी महार तो कहा गया। महार व्यक्ति हैं। 26 जनवरी 1950 को मनु संविधान के स्थान पर महार संविधान देश में लागू हो जाएगा। क्या कहते हैं खांडेकर? कहां कह रहे हैं? संविधान सभा में, बाहर नहीं कह रहे भाई। और संविधान सभा में इसको कोई प्रतिवाद नहीं करता। इसका मतलब संविधान सभा इस बात को स्वीकृत करती है।
हो जाएगा। और यह उम्मीद करता हूं इस संविधान का प्रभाव मनु संविधान की तरह नहीं होगा। देश बदल जाएगा। मनु संविधान के अधीन देश में सुख और संपन्नता कभी भी नहीं रही है, पर इस महान संविधान के अधीन मुझे उम्मीद है कि देश वस्तुतः स्वर्ग बन जाएगा। कहां कहा जा रहा है ये? संविधान सभा में। और कोई साक्षी चाहिए आपको? और कोई पुरावा चाहिए? आप छोड़ दीजिए। महार की बात महार कर रहा है, एक हरिजन कह रहा है, उसकी बात छोड़ दीजिए। एक ब्राह्मण क्या कहता है वो सुनाता हूं मैं आपको। श्री हरगोविंद पंत क्या कहते हैं? 24 नवंबर 1949 को ढूंढ लीजिए। हरगोविंद पंत क्या कहते हैं सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित आंबेडकर महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ संदर्भ देखिए। 17 नवंबर 1949 को जब तीसरा वाचन आरंभ हुआ तो प्रत्येक वाचन के आरंभ में प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्तावक थे डॉक्टर आंबेडकर। डॉक्टर आंबेडकर ने प्रस्ताव रखा था, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। संविधान सभा ने निर्धारित किए हुए संविधान को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। यह 17 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन के समय डॉक्टर आंबेडकर प्रस्ताव रखते हैं। उस प्रस्ताव के समर्थन के लिए पंडित हरगोविंद कहते हैं कि मैं पंडित आंबेडकर ने जो प्रस्ताव रखा उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं। और पंडित क्यों कहता हूं आंबेडकर को? कुछ देर पहले उनको महार कहा गया था। हरगोविंद पंत क्या कहते हैं? पंडित। मैं पंडित शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं। मैं पंडित शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर आंबेडकर ने इस संविधान की पांडुलिपि की रचना की है। पांडुलिपि मतलब मूल संस्करण, संविधान का मूल संस्करण जिसको पांडुलिपि कहा जाता है। मूल संस्करण पांडुलिपि कहा जाता है। ये लिखा है हरगोविंद पंत ने। और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? पांडुलिपि किसने लिखी है संविधान की? डॉक्टर आंबेडकर ने पांडुलिपि। यह लिखा है हिंदी के अनुवाद में, यह अंग्रेजी में भी है। मैं यहाँ हिंदी को जानबूझकर लिखता हूँ, रिपीटेशन ना हो इसलिए। और यह भी सरकार ने अधिकृत तौर पर अनुवाद किया हुआ है। पांडुलिपि रची है। किसने रची है? डॉक्टर आंबेडकर ने। और आगे उनका प्रतिपादन, पांडुलिपि का प्रस्तुतिकरण 4 नवंबर 1948 को उसका प्रतिपादन तथा उसके समर्थन में 4 नवंबर 1949 से लेकर तो आज तक इस पांडुलिपि के समर्थन में, इस पांडुलिपि को संविधान सभा की स्वीकृति मिले, इसलिए जो भी उन्होंने युक्तिवाद किया है, सबसे महत्व का वह युक्तिवाद इतना पांडित्यपूर्ण रूप से उन्होंने किया गया है, इतना पांडित्यपूर्ण रूप से उन्होंने किया है। और साथ ही इस भवन में जो पांडित्यपूर्ण रूप से उसका अनुवाद किया है, इसलिए वह पंडित इस उपाधि के अधिकारी है।